नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका KYS न्यूज चैनल में। आज की तारीख है 19 जुलाई 2020 और आज का दिन है रविवार। आइए जान लेते हैं आज की कुछ बड़ी खबरें। सबसे पहले जान लेते हैं कोरोना वायरस संक्रमण से जुड़े हुए कुछ आंकड़े। भारत में अब तक 10,38,716 लोगों को कोरोना वायरस हो चुका है, जिनमें से 6,53,750 लोग ठीक हो चुके हैं और 26,273 लोगों की मौत हो चुकी है। साथ ही साथ आपको ये भी बता दें कि आज की तारीख में लगभग 3,60,000 लोग अभी भी कोरोना वायरस से संक्रमित है और अस्पताल में अपना इलाज करवा रहे हैं। तो आइए जान लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर। अगले 3 दिन में उत्तरी भारत में कुछ इलाकों में बहुत ज़्यादा बारिश होने वाली है, मूसलाधार बारिश होने वाली है और IMD ने जारी किए हैं कुछ अलर्ट्स। भारतीय मौसम विभाग यानी कि IMD ने शुक्रवार को उत्तर और पूर्व उत्तर भारत में भारी वर्षा होने का अनुमान जताया है। साथ ही पश्चिम बंगाल, असम एवं मेघालय के लिए 19 से 21 जुलाई तक भारी बारिश की चेतावनी देते हुए रेड वार्निंग जारी की है। विभाग ने अरुणाचल प्रदेश के लिए 19 जुलाई से लेकर 20 जुलाई तक रेड वार्निंग जारी की है, जबकि 21 जुलाई के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। विभाग ने कहा है कि संभावित वर्षा से असम में बाढ़ की स्थिति और बिगड़ सकती है, जहां 33 में से 27 जिलों में लगभग 40 लाख से अधिक लोग गुरुवार को बाढ़ से बेहाल थे। इस साल राज्य में बाढ़ एवं भूस्खलन से अब तक 102 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। तो यही था वो अलर्ट जो IMD ने जारी किया था। तो देख लेते हैं अपनी अगली खबर। दुनिया में पहली बार सिर्फ 100 घंटों में बढ़ गए हैं 10 लाख कोरोना मरीज। दुनिया में पिछले 12 दिनों से हर दिन 2 लाख से ज्यादा कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़ रही है और हर दिन मौतें भी 5,000 से ज्यादा हो रही हैं। अगली खबर यह है कि वैश्विक हस्तियों के अकाउंट हैक होने के बाद सरकार ने ट्विटर को भेजा नोटिस और मांगी कई जानकारियां। भारत की साइबर सुरक्षा एजेंसी CERT ने वैश्विक हस्तियों के प्रोफाइल में हैकिंग की हालिया घटना के बाद ट्विटर को नोटिस जारी किया है। एक सूत्र ने इसकी जानकारी दी। मामले से जुड़े एक सूत्र ने बताया कि CERT ने ट्विटर को हैकिंग की इस घटना से प्रभावित हुए भारतीय उपयोक्ताओं की संख्या के बारे में पूरी जानकारी देने को कहा है। इसके अलावा ट्विटर से यह भी बताने को कहा है कि इस घटना में किस तरह की सूचनाएं प्रभावित हुई है। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की ओर। ऑनलाइन एजुकेशन में मुश्किलों के कारण 43% दिव्यांग छात्र छोड़ सकते हैं पढ़ाई। 86% दिव्यांग बच्चों के अभिभावकों का कहना है कि वे तकनीक का इस्तेमाल करना नहीं जानते और करीब 81% शिक्षकों का कहना है कि उनके पास दिव्यांग छात्रों तक पहुँचाने के लिए शिक्षण सामग्री नहीं है। ऑनलाइन एजुकेशन में आ रही दिक्कतों के कारण करीब 43% दिव्यांग बच्चे पढ़ाई छोड़ने की तैयारी कर रहे हैं और एक सर्वेक्षण में यह बात सामने आई है। दिव्यांग लोगों के अधिकार के लिए काम करने वाले संगठन स्वाभिमान ने मई में ओडिशा, झारखंड, मध्य प्रदेश, त्रिपुरा, चेन्नई, सिक्किम, नागालैंड, हरियाणा और जम्मू कश्मीर में यह सर्वेक्षण किया था। इस सर्वेक्षण में छात्रों, अभिभावकों और शिक्षकों समेत कुल 3,627 लोगों ने भाग लिया था। सब्जियों के बाद अब दालों पर महंगाई की मार। एक साल में बढ़ गए हैं 30 से 40% दाम। सब्जियों के बाद अब दालों में भी तेजी देखने को मिल रही है। हालांकि राशन की दूसरी चीजों के दाम में कई खास परिवर्तन नहीं देखा गया है, लेकिन इसी बीच दालों की कीमतें काफी बढ़ गई हैं। पिछले साल की तुलना में इस साल दाल के दाम 30 से 40% तक बढ़ गए हैं। अगली खबर यह है कि हिंद महासागर में भारतीय सेना का युद्धाभ्यास, चीन को जवाब देने की तैयारी। हिंद महासागर में चीन को जवाब देने के लिए भारतीय सेना पूरी तरह से तैयार है। आज भारतीय सेना ने हिंद महासागर में युद्धाभ्यास किया। सेना ने अंडमान निकोबार में युद्धाभ्यास किया, जिसमें लड़ाकू विमान, युद्धपोत शामिल थे। कल भी लद्दाख में थल सेना और वायु सेना ने अपना पराक्रम दिखाया था। इस युद्धाभ्यास से भारतीय सेना ने साफ कर दिया, हिंद महासागर से हिमालय तक सेना पूरी तैयारी में है। अंडमान में भारतीय नौसेना युद्धाभ्यास कर बड़ा संदेश दिया है। बता दें कि हिंद महासागर में चीन का दखल लगातार बढ़ रहा था। वही एक और बड़ी बात यह भी है, जहाँ ये युद्धाभ्यास किया गया है वहीं से चीन के समुद्री रास्ते जुड़े हैं। अगली खबर यह है कि असम में बाढ़ का तांडव जारी है और 5 और लोगों की मौत हो गई है। 36 लाख लोग प्रभावित है इस बाढ़ की वजह से। आसाम में बाढ़ संबंधी घटनाओं में शुक्रवार को 5 और लोगों की मौत हो गई, जबकि पूरे देश में लाखों लोग इससे प्रभावित। हालांकि मौसम विभाग ने अपने पूर्व अनुमान में कहा है कि देश के उत्तरी और उत्तर पूर्वी हिस्सों में मानसून की सक्रियता बढ़ेगी, जो समस्या को और भी ज्यादा बढ़ा सकती है। मौसम विभाग ने बताया कि अनुकूल मौसम संबंधी परिस्थितियों के कारण शनिवार और रविवार से देश के उत्तरी और उत्तर पूर्वी भागों में बारिश की स्थिति एवं इसकी तीव्रता में वृद्धि होने की संभावना है। विभाग ने बयान जारी कर बताया कि यह बाढ़ की मौजूद स्थिति को और बढ़ा सकता है और पूर्वोत्तर राज्य, उप हिमालयी पश्चिम बंगाल एवं सिक्किम में भूस्खलन भी हो सकता है। पाकिस्तान ने फिर की नापाक हरकत ले ली, एक ही परिवार के 3 लोगों की जान। पुंछ जिले में नियंत्रण रेखा के समीप
अग्रिम क्षेत्रों और रिहायशी स्थानों पर शुक्रवार को पाकिस्तानी सैनिकों ने गोलाबारी की, जिससे कि एक ही परिवार के 3 सदस्यों की जान चली गई। भारतीय सेना ने पाकिस्तानी गोलाबारी का मुंहतोड़ जवाब दिया, अधिकारियों ने यह जानकारी दी। एक रक्षा प्रवक्ता ने कहा कि शुक्रवार को रात 9:20 पर पाकिस्तानी सेना ने बिना किसी उकसावे के पूंछ सेक्टर के गुलपुर सेक्टर में नियंत्रण रेखा के आसपास मोर्टार दागने लगी और संघर्ष विराम का उल्लंघन करने लगी। अधिकारियों ने बताया कि पाकिस्तानी सेना ने करमारा सेक्टर में नियंत्रण रेखा के सटे रिहायशी क्षेत्रों पर भी भारी गोलाबारी की। उनके अनुसार एक गोला करमाना गांव के एक मकान में आ फटा, जिससे मोहम्मद रफीक, उनकी पत्नी राफिया बी और बेटे इरफान की मौके पे ही मौत हो गई। कुछ मकान भी क्षतिग्रस्त हो गए और कुछ लोग घायल हो गए। आइए जान लेते हैं अपनी अगली बड़ी खबर, जो की है शिवसेना ने की देवेंद्र फडणवीस की तारीफ, कहा पूर्व सीएम कर रहे हैं अच्छा काम। शिवसेना ने शनिवार को भाजपा नेता और महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की प्रशंसा की और कहा कि वे नेता प्रतिपक्ष की भूमिका का निर्वाह अच्छी तरह से कर रहे हैं। सत्ताधारी दल ने यह भी कहा कि फडणवीस ने राज्य में कोविड-19 से मुकाबला करने के लिए जिन स्वास्थ्य सेवा पर भी संतोष व्यक्त किया है, जिससे सरकार और कोविड-19 के मरीजों का उत्साहवर्धन हुआ है। शिवसेना ने पार्टी के मुखपत्र सामना में प्रकाशित संपादकीय में कहा, नेता प्रतिपक्ष देवेंद्र फडणवीस उतने ही युवा और ऊर्जावान है जितने वह मुख्यमंत्री रहते हुए थे। उनका हालिया बयान प्रकाश में आया, जिसमें उन्होंने पार्टी के लिए एक सहकर्मी को बताया कि अगर उनकी जांच में कोरोना वायरस की पुष्टि होती है तो उन्हें सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया जाना चाहिए। संपादकीय में कहा गया, हालांकि इस बयान के लिए फडणवीस की प्रशंसा की जानी चाहिए, लेकिन उनका मजाक उड़ाया जा रहा है, जो ठीक नहीं है। हम हमेशा से ही कह रहे हैं कि वह नेता प्रतिपक्ष के रूप में अपनी भूमिका का अच्छी तरह से निर्वहन कर रहे हैं। शिवसेना ने कहा कि फडणवीस कोविड-19 राहत कार्य का जायजा लेने के लिए राज्य का भ्रमण कर रहे हैं और उन्होंने राज्य सरकार द्वारा किए जा रहे काम पर संतोष जाहिर किया है। शिवसेना ने कहा कि सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया जाना चाहिए वाले उनके बयान को स्टंट नहीं कहा जा सकता। अगली खबर यह है कि महाराष्ट्र में कोरोना संक्रमण के मामले 3 लाख के पार, पिछले 24 घंटे में 8,350 नए केस सामने। यह ऐसा चौथा दिन है जब राज्य में 8,000 से अधिक मामले सामने आए हैं और अब इस वायरस की वजह से महाराष्ट्र में 11,596 लोगों की मौत हो चुकी है। महाराष्ट्र में कोरोना संक्रमण के मामले शनिवार को 3 लाख के आंकड़े को पार कर गए हैं और राज्य सरकार के स्वास्थ्य विभाग आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस के लगभग 8,350 नए मामले सामने आए हैं। नए मामलों के सामने आने के साथ ही राज्य में कोरोना के पॉजिटिव मामलों की संख्या बढ़कर 3,963 हो गई है और इसमें से 1,65,663 मरीज इलाज के बाद ठीक हो चुके हैं। तो ये थी आज की कुछ खबरें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।